नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास स्रोत है एनसीईआरटी की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव। नमस्कार। हाँ, कार्यपालिका ये सरकार का वो इंजन है जो देश को चलाता है एक तरह से। बिल्कुल। देखिए, सरकार के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। लेजिस्लेटर मतलब विधायिका जो कानून बनाती है, फिर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो उन्हें लागू करती है, और जुडिशरी न्यायपालिका जो न्याय करती है। सही। और ये तीनों मिलकर ही कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं और लोगों के कल्याण का काम देखते हैं। हाँ, और हमारा संविधान ये पक्का करता है कि ये तीनों अंग एक दूसरे के साथ मतलब तालमेल और बैलेंस बनाकर काम करें। खासकर पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे भारत में है, वहां तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे पर काफी निर्भर होते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, लेजिस्लेचर यानी संसद एग्जीक्यूटिव को मतलब सरकार को कंट्रोल करती है, सवाल पूछकर, बहस करके, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। हाँ। और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर को प्रभावित करती है। कानून बनाने की पहल ज्यादातर सरकार ही करती है। समझ गया। तो आज का हमारा मिशन है भारत के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर और इसका कामकाज समझना। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर का क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे काम करती है। हाँ, और वो जो बड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसकी भूमिका भी समझेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम आसान शब्दों में ये एग्जीक्यूटिव, ये कार्यपालिका है क्या? देखिए, जैसा अभी आपने कहा, ये सरकार का वो हिस्सा है जो विधायिका यानी संसद या विधानसभा जो कानून और नीतियां बनाती है, हाँ। उनको लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है और देश का प्रशासन मतलब डे टू डे का काम चलाता है। अच्छा, तो इसमें सिर्फ नेता लोग नहीं आते जैसे प्रेसिडेंट, पीएम, मिनिस्टर्स? नहीं नहीं, वो तो है ही, जिन्हें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं क्योंकि वो चुनकर आते हैं और राजनीतिक होते हैं। हाँ। लेकिन इसमें वो लाखों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं जो असल में जमीनी स्तर पर काम करते हैं, सिविल सर्वेंट्स। उन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब ये बदलते नहीं सरकार के साथ? हाँ बिल्कुल, वो अपनी नौकरी में बने रहते हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की आए या जाए। वो स्थायी होते हैं, इसीलिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये तो भारत की बात हुई। क्या दुनिया भर में एग्जीक्यूटिव का सिस्टम एक जैसा ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें काफी विविधता है। मोटे तौर पर 3 तरह के सिस्टम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षीय प्रणाली, जैसे यूएसए में। हाँ, वहाँ प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है, सुना है। बिल्कुल, वहाँ प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी, मतलब देश का भी प्रमुख और सरकार का भी प्रमुख। और वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है ज्यादातर मामलों में, और विधायिका के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं होता। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, जैसे अपने यहाँ भारत में है, यूके में है, जर्मनी में भी कुछ हद तक। इसमें क्या अलग है? इसमें हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। हेड ऑफ स्टेट जैसे भारत में प्रेसिडेंट या यूके में राजा रानी, वो ज्यादातर नाम मात्र के मतलब नॉमिनल या सेरेमोनियल प्रमुख होते हैं। तो असली पावर किसके पास होती है? असली कार्यकारी शक्ति प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट यानी मंत्री परिषद के पास होती है। और ये लोग विधायिका यानी संसद में से ही आते हैं और उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर संसद का भरोसा खो दें तो सरकार गिर जाती है। ये तो बड़ा अंतर है। और तीसरा सिस्टम? तीसरा है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली। ये थोड़ा मिला-जुला रूप है, जैसे फ्रांस, रशिया, श्रीलंका में। इसमें क्या होता है? इसमें प्रेसिडेंट भी होता है जो अक्सर सीधे चुना जाता है, और प्राइम मिनिस्टर भी होता है जो संसद के प्रति जवाबदेह होता है। प्रेसिडेंट के पास भी काफी महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, खासकर विदेश नीति और रक्षा जैसे मामलों में। तो पावर बंटी हुई होती है। ये तो दिलचस्प है। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चुना, प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो हमें 1919 और 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स थे, उनसे संसदीय व्यवस्था का कुछ अनुभव पहले से था। अच्छा, मतलब हम इससे थोड़े फेमिलियर थे। हाँ, और संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई। उन्हें लगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव यानी सरकार
विधायिका के प्रति और विधायिका के जरिए जनता के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा जिम्मेदार और सेंसिटिव रहेगी। रोज सवाल पूछे जा सकते हैं, बहस हो सकती है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये डर था कि हाँ, उसमें डर था कि प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एक व्यक्ति के हाथ में इतनी ताकत देना, उससे पर्सनैलिटी कल्ट मतलब व्यक्ति पूजा का खतरा बढ़ सकता है। हमारे नेता इस चीज से बचना चाहते थे। वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जो जवाबदेह हो। ठीक है, तो हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। अब इसमें आते हैं भारत के राष्ट्रपति पर। कहा जाता है कि सारी कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित है। हाँ, संविधान का आर्टिकल 74(1) यही कहता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फॉर्मल हेड वही है, सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। लेकिन असलियत क्या है? क्या वो अपनी मर्जी से काम करते हैं? नहीं, असलियत यह है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करते हैं। अच्छा, मतलब सलाह लेनी जरूरी है? लेनी ही नहीं, माननी भी जरूरी है। ये सलाह राष्ट्रपति पर बाइंडिंग है, बाध्यकारी है। पूरी तरह से? कोई गुंजाइश नहीं? एक छोटी सी गुंजाइश है। 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति चाहे तो एक बार, सिर्फ एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह भेज दे, चाहे बिना बदलाव के ही, तो फिर राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। समझ गया। तो असल शक्ति तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही हुई, जिसके मुखिया पीएल है? बिल्कुल। राष्ट्रपति एक तरह से संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्र के प्रतीक है, लेकिन रोजमर्रा की सरकार चलाने वाली शक्ति नहीं। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या हम लोग वोट डालते हैं? नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो कौन चुनता है? उन्हें एक निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, वो चुनता है। इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य एमपीज और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य एमएलएज वोट डालते हैं। अच्छा, मतलब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं? हाँ, और ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तरीके से होता है। ये थोड़ा जटिल तरीका है, पर इसका मकसद ये है कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना, क्या वो आसान है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति को केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन। और प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। ये संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लेकिन इसे पास करने के लिए दोनों सदनों में कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो मतलब राष्ट्रपति का पद काफी सुरक्षित है, पर अगर उनके पास ज्यादा वास्तविक शक्तियां नहीं हैं, तो क्या उनकी कोई भूमिका ही नहीं है, या कुछ खास शक्तियां हैं उनके पास? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शक्तिहीन है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। अच्छा, जैसे कि पहली तो वही जो हमने अभी बात की कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये अपने आप में एक अहमियत रखती है, सरकार को दोबारा सोचने पर मजबूर करना। हाँ, ये बात तो है। और दूसरी, उनके पास वीटो पावर है संसद द्वारा पास किए गए बिल्स को लेकर। वीटो पावर मतलब वो किसी कानून को रोक सकते हैं? हाँ, जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। क्या? 1, वो अपनी सहमति दे दें और बिल कानून बन जाए। 2, वो अपनी सहमति रोक लें विथ होल्ड असेंट। 3, वो बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज दें। अगर वो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, हाँ, और संसद फिर से पास कर देती है, तब उन्हें सहमति देनी ही होगी। लेकिन सहमति रोक लेना या पुनर्विचार के लिए भेजना, ये भी एक तरह का वीटो ही है। और वो पॉकेट वीटो वाली बात क्या है? वो भी इसी से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। एक और दिलचस्प चीज है जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। संविधान ने कोई समय सीमा नहीं दी है कि राष्ट्रपति को कितने दिन में बिल पर फैसला लेना है। तो राष्ट्रपति चाहें तो बिल को बस अपनी जेब में रख सकते हैं, मतलब उस पर कोई निर्णय ही ना ले, ना हाँ कहें, ना कहें, ना वापस भेजें, अनिश्चित काल तक। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, इसका एक मशहूर उदाहरण है। राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के साथ यही किया था। सरकार ने पास किया, पर उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और वो बिल वहीं का वहीं रह गया। वाह,
ये तो काफी स्मार्ट तरीका हुआ वीटो करने का। तो ये दो विवेकाधीन शक्तियां हो गई, और कोई? तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्ति राजनीतिक परिस्थितियों से पैदा होती है, खासकर चुनाव के बाद की स्थिति में। कैसे? मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुए और किसी भी एक पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, हंग पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। हाँ, ऐसा तो होता रहा है कई बार। बिल्कुल। तब सवाल उठता है कि सरकार कौन बनाएगा, किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। यहाँ पर राष्ट्रपति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। उन्हें ये देखना होता है कि कौन सा नेता या कौन सा गठबंधन लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है और एक स्थिर सरकार दे सकता है। तो यहाँ राष्ट्रपति का फैसला बहुत अहम हो जाता है। बहुत ज्यादा। उन्हें अलग अलग नेताओं से मिलना होता है, दावे परखने होते हैं। 1989 के बाद जब से गठबंधन सरकारों का दौर चला है, राष्ट्रपति की ये भूमिका कई बार सामने आई है और काफी महत्वपूर्ण हो गई है। वो एक तरह से किंग मेकर बन सकते हैं। ये तो सच में एक अहम शक्ति है। तो राष्ट्रपति बिल्कुल रबर स्टैंप नहीं है जैसा कई बार कह दिया जाता है। नहीं, कुछ खास मौकों पर उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं सरकार के असली इंजन पर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी नहीं होती। तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ज्यादातर मामलों में ये उस पार्टी का नेता होता है जिसे लोकसभा में बहुमत मिला हो, या उस गठबंधन का नेता होता है जिसके पास बहुमत का आंकड़ा हो। और अगर किसी को बहुमत ना मिला हो, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और उस नेता को बुलाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वो बहुमत जुटा लेगा और फिर उसे एक तय समय के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री बन गए। अब मंत्री कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री फिर अपने मंत्रियों की लिस्ट चुनते हैं और राष्ट्रपति उन लोगों को मंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय यानी पोर्टफोलियो दिया जाएगा, और वो चाहे तो मंत्रालयों में फेरबदल भी कर सकते हैं। क्या मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, एमपी होना? हाँ, ये जरूरी है। हर मंत्री को संसद के किसी न किसी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय एमपी नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ता है, चाहे चुनाव लड़कर या नॉमिनेट होकर राज्यसभा में। अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। अच्छा, और ये जो पूरी मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसका साइज कितना बड़ा हो सकता है? पहले इस पर कोई सीमा नहीं थी, तो कई बार बहुत बड़ी बड़ी मंत्री परिषद बन जाती थी, खासकर गठबंधन सरकारों में, सबको खुश करने के लिए। हाँ, जंबो कैबिनेट कहते थे शायद। बिल्कुल। लेकिन फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। उसने ये तय कर दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आकार प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो एक जरूरी सुधार लगता है। हाँ, इससे फिजूल खर्ची और राजनीतिक सौदाबाजी पर कुछ रोक लगी। अब एक शब्द बहुत सुनने में आता है, सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? ये संसदीय प्रणाली का, आप कह सकती हैं, कॉर्नरस्टोन है, मूल सिद्धांत है। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। एक टीम की तरह मतलब ये कि कोई एक मंत्री का फैसला या काम नहीं, बल्कि पूरी सरकार का माना जाता है। अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या सरकार किसी मुद्दे पर लोकसभा में हार जाए, तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं, बल्कि पूरी मंत्री परिषद को, प्रधानमंत्री समेत, इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, मतलब सब साथ तैरते हैं और साथ डूबते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वन सिंक्स ऑल सिंक, यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका एक और पहलू ये है कि कैबिनेट के अंदर भले ही किसी फैसले पर कितनी भी बहस या असहमति हो, एक बार फैसला हो जाने के बाद सभी मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन करना होता है। और अगर कोई मंत्री सहमत ना हो तो सार्वजनिक रूप से सरकार के फैसले की आलोचना नहीं कर सकता। ये तो अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी लगता है। और इसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है? प्रधानमंत्री इस पूरी व्यवस्था की धुरी होते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया हैं, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की मुख्य कड़ी। लिंक कैसे?
मतलब वही मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति की बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाते हैं। वही तय करते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग कब होगी, एजेंडा क्या होगा। वो मंत्रियों के काम पर नजर रखते हैं, उनमें समन्वय बनाते हैं। इसीलिए पंडित नेहरू ने उन्हें लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार की कील या धुरी कहा था। तो प्रधानमंत्री का पद बहुत शक्तिशाली है। हाँ, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली होते हैं, खासकर तब जब उनकी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो। और अगर गठबंधन सरकार हो तो तब भी उतनी शक्तिशाली रहते हैं। तब स्थिति थोड़ी बदल जाती है। गठबंधन सरकारों में प्रधानमंत्री को सहयोगी दलों के नेताओं से लगातार सलाह मशवरा करना पड़ता है, नीतियों पर, मंत्रियों के चयन पर, सब पर। तो उनकी शक्तियां कुछ कम हो जाती हैं। हाँ, कुछ हद तक। उन्हें सबको साथ लेकर चलना होता है। उनकी भूमिका एक प्रशासक से ज्यादा एक नेगोशिएटर, एक मध्यस्थ की तरह हो जाती है। उन्हें समझौते करने पड़ते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता थोड़ी सीमित हो जाती है, लेकिन पद फिर भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। समझ गया। तो ये हो गई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री। अब बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, जिसे हम आम भाषा में नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। हाँ, ये वो विशाल मशीनरी है जिसमें लाखों कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से लेकर क्लर्क तक। ये वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों को असल में जमीन पर उतारते हैं और प्रशासन का रोजमर्रा का काम संभालते हैं। इनका रोल क्या होता है नीति बनाने में? ये बहुत अहम रोल निभाते हैं। मंत्री तो राजनीतिक होते हैं, वो आते जाते रहते हैं और जरूरी नहीं कि उन्हें हर विषय की गहरी जानकारी हो। ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये प्रशिक्षित, ट्रेंड और कुशल होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये मंत्रियों की मदद करते हैं? हाँ, ये नीतियों के फायदे नुकसान बताते हैं, अलग अलग विकल्प सुझाते हैं, जानकारी मुहैया कराते हैं। नीति बनाने में मंत्रियों को इनसे बहुत मदद मिलती है और फिर जब नीति बन जाती है तो उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, मतलब किसी पार्टी का पक्ष ना लें। बिल्कुल, ये स्थायी कार्यपालिका है। इनका काम सरकार की सेवा करना है, चाहे वो किसी भी दल की हो। उनसे निष्पक्षता और तटस्थता की उम्मीद की जाती है। इनका चुनाव कैसे होता है? मंत्री तो चुनकर आते हैं, ये कैसे आते हैं? इनका चयन योग्यता के आधार पे ऑन मेरिट होता है। इसके लिए स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जैसे केंद्र में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों में स्टेट पीएससीज। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए भर्ती करते हैं। और इसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसका भी ध्यान रखा जाता है। हाँ, संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, अब ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और महिलाओं के लिए भी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्थाएं, ताकि हमारी ब्यूरोक्रेसी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बन सके, समाज की विविधता उसमें झलके। आईएएस, आईपीएस जैसी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनका क्या खास है? ये सेवाएं खास इसलिए हैं क्योंकि इनके अधिकारियों की भर्ती तो केंद्र सरकार यूपीएससी के जरिए करती है, लेकिन ये काम राज्यों के कैडर में करते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हें अलग अलग राज्य आवंटित किए जाते हैं, लेकिन उन पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का ही रहता है। उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन भी केंद्र ही ले सकता है। इसका क्या फायदा है? इससे राज्यों के प्रशासन में एक एकरूपता बनी रहती है और केंद्र का भी राज्यों के प्रशासन पर एक तरह का नियंत्रण रहता है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बारे में अक्सर शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं कि वो असंवेदनशील होती है, लोगों की सुनती नहीं, या फिर नेताओं के दबाव में काम करती है। हाँ, ये आलोचनाएं भी होती हैं। नौकरशाही एक बहुत शक्तिशाली अंग है और कई बार उस पर लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, भ्रष्टाचार और आम आदमी की जरूरतों के प्रति उदासीन होने के आरोप लगते हैं। ये भी सच है कि कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उनके निष्पक्ष काम में बाधा डालता है। मंत्री अपने पसंदीदा अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग देते हैं या उन पर गलत काम करने का दबाव बनाते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है? इसे ज्यादा जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है? कोशिशें तो हो रही हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये एक बड़ा कदम है। इससे आम नागरिक सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी मांग सकता है। हाँ, आरटीआई ने काफी फर्क डाला है। बिल्कुल, इससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है
और अधिकारियों की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी भी कुछ हद तक तय हुई है। उन्हें पता है कि अब उनके काम के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी प्रशासनिक सुधारों की बात चलती रहती है। तो कुल मिला के हमने देखा कि भारत का जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो एग्जीक्यूटिव को, मतलब सरकार और प्रशासन को, काम करने के लिए जरूरी शक्तियां तो देता है। हाँ, लेकिन साथ ही लेजिस्लेचर के जरिए यानी संसद के जरिए उस पर एक लोकतांत्रिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक कंट्रोल भी बनाए रखता है। ये शक्ति और नियंत्रण के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, खासकर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो इतनी शक्तिशाली है, संविधान ने उनकी भर्ती के लिए यूपीएससी जैसी इंडिपेंडेंट मशीनरी बनाई है ताकि वो निष्पक्ष रहें। पर क्या ये इंतजाम काफी हैं? क्या ये उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा पाते हैं? और क्या वो सच में नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं? ये बहुत मौजूद सवाल है। क्या आरटीआई जैसे कदम नौकरशाही को वाकई सिटीजन फ्रेंडली और अकाउंटेबल बनाने के लिए काफी हैं? या हमें इस संतुलन पर, मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों का नियंत्रण कितना हो और नौकरशाही की अपनी स्वायत्ता, उसकी ऑटोनॉमी कितनी हो, इस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार करते रहना होगा। हाँ, ये संतुलन हमेशा बना रहे, ये जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए। धन्यवाद।